नमस्कार मित्रों। देखिए दोस्तों, अपना जो चल रहा है मेवाड़ राज्य के इतिहास की जो सीरीज चल रही है, उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करने वाले हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं मेवाड़ राज्य के इतिहास के भाग 10 और आज हम जो पढ़ेंगे भाग 11। हमने पिछली वीडियो में पढ़े महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा की हत्या की 1468 में इनके पुत्र उदा ने। इसलिए उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता। महाराणा कुंभा की हत्या कर दी उसके पुत्र उदा ने 1468 में मामादेव कुंड तालाब पर। वैसे महाराणा कुंभा अपने अंतिम समय में उन्माद रोग से ग्रसित भी हो गया था, और इसी समय इनके पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी। इसलिए उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। अब शासक बन गए कौन? महाराणा कुंभा के बाद में उदा बन गए। उदा के भाई का नाम था रायमल। क्या नाम है? रायमल। जब ये घटना घटी, महाराणा कुंभा की हत्या हुई, उस समय रायमल ईडर में थे, अपने ससुराल थे ईडर, और ईडर पड़ता है गुजरात में। कहाँ थे? गुजरात में। जैसे ही पता चला ईडर में रायमल को कि उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी, तो दोस्तों अपनी सेना लेकर रायमल मेवाड़ पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? मेवाड़ पहुंचता है। और जावर के समीप, जावर जो कि उदयपुर में, जावर की खान आपने नाम सुना होगा। चांदी की खानें कहाँ से निकली है? जावर, राणा लाखा के समय। तो जावर के पास में एक दोनों भाइयों के बीच में, यानी रायमल और उदा के बीच में एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में, जावर की लड़ाई में, रायमल ने पराजित कर दिया उदा को। रायमल ने किसे पराजित किया? उदा को। अब उदा यहां से अपनी जान बचाकर ये भाग गया मालवा, और मालवा के शासक के पास में जाकर इसने शरण ली। दोबारा मैं यहां तक एक बार रिपीट कर दूं। 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी उदा ने, इसलिए उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता किसको कहेंगे? उदा को कहेंगे। अब जैसे ये घटना घटी और इसकी जानकारी रायमल के पास पहुंची। रायमल उस समय, यानी महाराणा कुंभा की मृत्यु के समय, रायमल अपनी ससुराल ईडर में, गुजरात में थे। ईडर जो कि गुजरात में यहाँ थे। रायमल अपनी सेना लेके मेवाड़ पहुंचे। मेवाड़ में जावर के पास में रायमल और उदा के मध्य जावर की लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में उदा पराजित हुआ, और पराजित होकर उदा पहुंच गया मांडू के सुल्तान के पास में, और यहाँ जाकर इसने शरण ली। अब दोस्तों इसने वापस, उदा ने वापस मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जो मांडू या मालवा एक ही बात है। मांडू या मालवा के जो सुल्तान थे, शासक थे, उसको तैयार किया। और मांडू के जो सुल्तान थे इस समय गयासुद्दीन थे। इसको तैयार किया, लेकिन गयासुद्दीन ने मना भी कर दिया था। लेकिन बाद में उदा ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में तय करने की बात की। इस तरीके से कुल मिला के मालवा के सुल्तान या मांडू के सुल्तान को इसने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लिया। जैसे मालवा से उदा के साथ में गयासुद्दीन चला। बात है 1473 ईस्वी की, और ये मेवाड़ पहुंचने वाली ही थी। और दोस्तों आकाश से एक बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली। और आकाशीय बिजली किसके ऊपर गिर गई? उदा, महाराणा कुंभा के पुत्र उदा, या इसको उदयकरण के नाम से भी जाना जाता है। आकाशीय बिजली गिरने के कारण 1473 ईस्वी के लगभग उदा की मृत्यु हो गई।
अब मृत्यु होगी तो मालवा का या मांडू का जो सुल्तान था वापिस अपने राज्य लौट गया और शासक बन गया रायमल। उदय के बाद में शासक कौन बना? रायमल बना। और रायमल के समय गयासुद्दीन मांडू की सुल्तान थी, इसने 2 बार आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया और दोनों बार गयासुद्दीन को पराजित किया रायमल ने। मांडू की सुल्तान गयासुद्दीन इस गयासुद्दीन को 2 बार पराजित किसने किया? रायमल ने पराजित किया। कोई समस्या है तो? लेकिन तीसरी बार जो गयासुद्दीन का पुत्र था नासिर शाह, और इस नासिर शाह ने पराजित कर दिया अब की बार रायमल को। तो यानी 2 बार पराजित मालवा का जो मालवा या मांडू का सुल्तान पराजित होने के बाद में तीसरी बार मालवा के शासक को कुछ सफलता मिली। और रायमल की अगर बात करें दोस्तों, रायमल के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या क्या है? तो एक तो जो रायमल है, रायमल की पत्नी का नाम था श्रृंगारी। क्या नाम है? श्रृंगारी देवी। और श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगारी देवी ने घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। और घोसुंडी शिलालेख भी है जिसमें भागवत धर्म का उल्लेख भी हमें मिलता है। रायमल की और बात करें तो रायमल के 13 पुत्र थे और रायमल के 2 पुत्रियां भी थी। और एक पुत्री का नाम था आनंदीबाई, जिसका विवाह सिरोही में जगमाल देवड़ा के साथ किया था। एक पुत्री थी लाछा नाम की, जो उसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इनके 11 पत्नी थी, 13 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। तो रायमल के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है महाराणा सांगा। लेकिन रायमल ने भी एक मिस्टेक कर दी, एक गलती कर दी। और वो गलती क्या की? गलती ये कि रायमल ने जीते जी उत्तराधिकारी का फैसला नहीं लिया, इसने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। और जो 13 पुत्रों में से 4 पुत्र प्रबल दावेदार थे। 4 पुत्रों की बात करने वाले हम। हालांकि यहाँ से अलग अलग गाइडों में, अलग अलग किताबों में थोड़ी एक नाम को लेके कन्फ्यूजन की स्थिति है। कहीं जयसिंह मिलता है, कहीं राय सिंह मिलता है। हम बात करेंगे। हालांकि मैं रेफरेंस पुस्तक डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक के आधार पर बात कर रहा हूँ। जो भी बात कर रहा हूँ, यानी मैं जो भी तथ्य बता रहा हूँ, जो भी फैक्ट बता रहा हूँ, आपको रेफरेंस पुस्तक के अनुसार ही बात कर रहा हूँ मैं। अब गाइडों में हो सकते हैं कहाँ क्या लिखा हुआ है, उस चीज़ को आप देख लेना। बाकी मैं जो भी तथ्य आपको, जो भी फैक्ट बताऊँगा, एकदम सही जानकारी आपको दूंगा, जो कोर्ट में भी आप चैलेंज कर सकते हो उस चीज़ को। तो मैं कह रहा था रायमल, और रायमल के जो 13 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था आनंदीबाई, जगमाल देवड़ा के साथ में विवाह कर दिया था। एक का नाम था लाछा। कहा जाता है लाछा की मृत्यु हो गई थी। और 13 पुत्रों में भी बाद में उनकी मृत्यु हुआ के बचे 4 पुत्र, और 4 पुत्रों में भी मृत्यु होते होते लास्ट में जो बचा उसका नाम था संग्राम सिंह या महाराणा सांगा। एक बार 4 पुत्रों की मैं थोड़ी सी आपको एक पिक्चर ड्रा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको एक खाका तैयार कर दूँ, थोड़ा सा एक आपको फ्लो चार्ट के द्वारा समझा दूँ मैं एक बार। महाराणा रायमल, और रायमल का जो शासनकाल है दोस्तों 1473 से 1509 तक था। बात की हमने यहाँ, इनकी पत्नी का नाम है श्रृंगारी देवी। और श्रृंगारी देवी ने क्या घोसुंडी की बावड़ी, ये याद रखना है थोड़ा सा आपको। और ये घोसुंडी की बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में। रायमल के पुत्रों की बात करें हम, एक सबसे बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया बहुत तेज
धावक था, तेज दौड़ने का शौकीन था, तेज दौड़ा करता था, मैराथन दौड़ का खिलाड़ी था एक तरीके से। इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आपके लिए प्रश्न बन रहे हैं ऐसे इंपोर्टेंट। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी तारा, और इसी तारा के नाम पर जो अजमेर का दुर्ग है तारागढ़ के नाम पड़ा था। बात करेंगे और डिटेल से। एक पुत्र का नाम है जयमल। क्या नाम है? जयमल। एक पुत्र है राय सिंह। हालांकि यहाँ जयसिंह भी आपको नाम मिलेगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक के अनुसार बात कर रहा हूँ, राय सिंह। और दोस्तों एक है पुत्र था सांगा, यानी संग्राम सिंह। कितने पुत्र हो गए? 4 पुत्र हो गए। रायमल ने अपने जीते जी उत्तराधिकारी का कोई फैसला नहीं लिया। अब फैसला नहीं लिया तो भाई चारों पुत्रों में लड़ाई होगी, सीधी सी बात है। लड़ाई होगी तो इस लड़ाई को रोकने में एक आदमी का और भी हाथ था, और यह आदमी था सारंगदेव। सारंगदेव। देखो मैं एक बात थोड़ी सी आपको इनके बारे में छोटी सी एक कहानी बता दूं। एक बार क्या हुआ, चारों भाई मिलकर उन्होंने कहा कि यार देख ऐसे करते अपने हाथ दिखवाते हैं, ज्योतिषी के पास में चलते हैं, पंडित जी के पास चलते हैं, और पंडित जी अपना भविष्य देखेगा और वो बताता है कि कौन आगे राजा बनेगा। इस तरीके से चारों भाई कहाँ पहुँच गए? एक ज्योतिषी के पास पहुँच गए, और ज्योतिषी के पास पहुँचकर कहा कि हमारा भविष्य देखो कि आगे शासक कौन बनने वाला है। ज्योतिष ने कहा कि भाई देख बनेगा तो कौन ये तो मुझे कंफर्म तो पता नहीं है, लेकिन सबसे प्रबल राजयोग किसके बन रहे हैं? राणा सांगा। और संभवतः राणा सांगा ही अगला शासक बनेगा। और जैसे राणा सांगा का नाम सुना, यहाँ पृथ्वीराज सिसोदिया को थोड़ा सा गुस्सा आया कि यार राणा सांगा जीवित मैं छोड़ूंगा तभी तो बनेगा। अब ये इनके चाचा सारंगदेव ने इन बीच बचाव कर दिया कि यार ये छोड़ो, पंडित हैं, दूसरी जगह एक विश्वसनीय है, एक जो भीमल गांव है, और भीमल गांव की पुजारी ने, और 80-90 साल की वृद्ध स्त्री है, तो झूठ वूठ भी नहीं बोलती है, सत्य बोलती है, सत्य बताती है, और वो कहती है जो होता भी है। अपन ऐसे करते हैं, पंडित जी की बातों पर विश्वास मत करो, और अपन चलते हैं कहाँ? भीमल गांव। सांगा, रायसिंह, जयमल, पृथ्वीराज सिसोदिया चारों कहाँ पहुँच गए? भीमल गांव के पुजारी के पास पहुँच गए। अब पुजारी ने भी यही कह दिया कि राणा सांगा ही शासक बनेगा, यानी राजयोग इसी के बन रहे हैं। भीमल गांव की जो पुजारी थी वो कहीं बाहर गई हुई थी। ये उसके जो भी कमरा था जहाँ ये देखती थी, ज्योतिष का काम करती थी या भविष्य बताती, वहाँ गया तो देखा कि कोई मुड्डी उड्डी से बैठने की कुर्सी सी पड़ी थी। दोनों तीनों भाई बैठ गए। सांगा को मिला नहीं कुछ, एक वैसे ही बाघ की खाल सी पड़ी थी, इसने फटकार के उसी के ऊपर बैठ गया। और ये पुजारी ने कहा कि बाघ की खाल के ऊपर कौन बैठा था? सांगा कहा मैं बैठा था। सांगा के प्रबल योग बन रहे थे। अब यह पृथ्वीराज सिसोदिया यहाँ अपनी तलवार निकालते हैं, और पृथ्वीराज सिसोदिया सांगा के ऊपर यानी संग्राम सिंह के ऊपर टूट पड़ता है। और दोस्तों ये कहा जाता है जो जैसे ही तलवार निकाली, और तलवार की जो आगे की हूल है, इस आगे की हूल से राणा सांगा की एक आंख उसी समय फूट गई। यानी राणा सांगा एक आंख का हो गया पृथ्वीराज सिसोदिया ने। चलिए, अब पृथ्वीराज सिसोदिया से बचकर राणा सांगा पहुंच गया सेवंतरी गांव। कहाँ पहुंच गया? सेवंतरी गांव। और सेवंतरी गांव में पहुंचकर यहाँ बींदा राठौड़ ने शरण दी राणा सांगा को। बाद में जयमल राठौड़ पहुंच गया, और जयमल राठौड़ से तो बींदा राठौड़ ने संघर्ष किया, और जयमल की भी मृत्यु यहाँ होगी।
हालांकि कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि सोलंकियों के साथ में युद्ध करते हुए जयमल राठौड़ की मृत्यु होगी और जयमल राठौड़ से युद्ध करते हुए बींदा राठौड़ की मृत्यु होगी। एक भाई ये कम हो गया। पृथ्वीराज को अपने बहनोई जगमाल देवड़ा ने विष दे दिया था, जिसके कारण पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई और कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की इनकी छतरी बनी हुई है। एक ये कम हो गया। राय सिंह एक नंबर का शराबी था, नशेड़ी था। मेवाड़ की जनता इसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए शासक कौन बनेगा? राणा सांगा। और बाद में जो करमचंद पंवार था अजमेर का, उसने राणा सांगा को शरण दी और बाद में राणा सांगा यहाँ रायमल की मृत्यु के बाद में शासक बनता है। अगले वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे राणा सांगा। धन्यवाद दोस्तों।